हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो 1950 में लागू हुआ। अभी देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे उस जो परिस्थितियाँ और जो चीज़ें चेंज होती हैं, सिचुएशंस चेंज होते हैं, सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उस चेंजेस करने के लिए क्या है, अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। तो कैसे कैसे वो चेंजेस किए जाने चाहिए या कैसे कैसे उनको अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, तो वो जो प्रोसीजर है वो कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में, जो किसकी बात करता है कि हमें कैसे अमेंड करना चाहिए। अब देखो, बिल जो प्रोसीजर है वो क्या है उसको देखते हैं। जो अमेंडमेंट का जो बिल है ना, उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, इसका मतलब लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी में भी उसको क्या है, इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब जब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो देखो, इसे या तो मिनिस्टर के द्वारा या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, या तो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है इसको और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इसके लिए इसके लिए जो प्रायर परमिशन है, जो प्रेसिडेंट की जो प्रायर परमिशन है, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। देखो, ये सेम क्वेश्चन जो है इस बार जो 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी के बारे में। ठीक है, तो उसमें 3 प्रोविजंस दिए हुए थे और वो इसी से रिलेटेड थे, 368 से। ठीक है, तो ये देखो, तो डजन रिक्वायर प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और इसे मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर किसी के भी द्वारा क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखो, एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर इसको पास कैसे करेंगे, तो इसको पास करने के लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिएगी बोथ हाउसेस में। ठीक है, अलग अलग ईच। ठीक है, अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। इसका मतलब जैसे मेंबर है मान लो 550। ठीक है, और इसका जो टोटल मेजॉरिटी कितना हो रहा है, 276 हो रही है मेजॉरिटी। ठीक है, ये मेजॉरिटी हो रही है 276। और मान लो उस दिन जो है कितने 300 ही प्रेजेंट है, तो 2/3 कितना हो रहा है, 200। ठीक है, तो 200 हो रहा है, और वो ये कितना हो रहा है, 276। तो इनमें से जो ज़्यादा होगा उसे लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मेंबर प्रेजेंट होते कितने, 400 मान के चलो। ठीक है, 300 की जगह कितने होते, मान के चलो इसको 420 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका 2/3 कितना हो जाता, 280। ठीक है, 2/3 कितना हो जाता, 280, और यहाँ कितना है 276, तो 280 वाला लिया जाता। ठीक है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको लेंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और अलग अलग हाउस से होना चाहिए। इसको पहले हाउस से पास होना चाहिए, फिर दूसरे हाउस से पास होना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए कोई जॉइंट जो वो है ना, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट के केस में वो, अगर एक हाउस से पास हो गया और दूसरे से नहीं हुआ तो फिर वो रद्द ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग होना ही चाहिए उसको पास। अब देखते हैं, अब जो अगर है ना, इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो दूसरा जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि अगर इसमें फेडरल प्रोविज़न को किसी को तुम अमेंड कर रहे हो, जैसे कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसको अमेंड कर रहे हो, या जैसे कि अभी जीएसटी जो अमेंड हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या है, रेवेन्यू को लेकर के सेंटर स्टेट के रिलेशन को क्या किया गया, अमेंड किया गया। तो इसमें क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की भी परमिशन चाहिएगी। कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 50% ऑफ क्या, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये है। अब साहब, इसके बाद क्या होता है, अगर ये हो गया, अभी इसके केस में आप एक और चीज़ देख सकते हैं, जो जो कोऑपरेटिव जो अमेंडमेंट किया था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किस आधार पे, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, तो उसको रिसेंटली कोऑपरेटिव जो सोसाइटी वाला जो अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया। किस आधार पे, कि उसको जो है फेडरल प्रोविज़न को अफेक्ट कर रहा था वो,
क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जो इनके जो स्टेट के जो प्रोविजंस थे उनको अफेक्ट कर रहा था, तो उसको लेकर के इन्होंने क्या किया, उसको इस तरह से पास नहीं किया गया था स्टेट लेजिस्लेचर से, जो हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनसे पास नहीं किया गया था उनको, तो इस चक्कर में उसको क्या है नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या है, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद या फिर अगर फेडरल प्रोविज़न है तो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद, हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद ये कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब देखो प्रेसिडेंट के पास इसमें क्या पावर है कि प्रेसिडेंट सिर्फ इसको क्या है असेंट देगा, मतलब ही इसको मना नहीं कर सकता है, ना ही इसको रिटर्न कर सकता है। ठीक है, ना तो इसमें मना कर सकता है ना रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो इसको अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप का अमेंडमेंट होता है जो 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, वो उसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से उसको क्या है अमेंड कर सकता है। अब वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें ऐसा कर सकता है, देखो 5th और 6th शेड्यूल है जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, 2nd शेड्यूल है जिसमें एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज ये सब मेंशन है, तो इनको क्या है वो कर सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन और एंटरेशन ऑफ द स्टेट नेम बॉर्डर एरियाज। अब देखो इसका मतलब किसी स्टेट का नाम बदलना हो, किसी स्टेट का एरिया छोटा करके उसको और दूसरे स्टेट से मिलाना हो, या फिर उनकी बाउंड्रीज में कुछ चेंज करना हो, किसी स्टेट को मिला करके दूसरे नए स्टेट को अगर मिलाना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। एक और है कि अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में जो सेकंड हाउस होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो सेकंड हाउस होता है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पार्लियामेंट में उसको भेजना पड़ता है, तो जिसको तो उसको उसके लिए क्या है, उसके लिए भी क्या होता है, उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये है, तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं उनमें ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला जो पार्ट है, इसको आप देखिए ढंग से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।